नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम्स में। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन का भारत पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसको हम 3 क्लासेस में कवर करेंगे। पहली यानी कि आज की वीडियो में हम कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आने वाली 2 क्लासेस में हम औद्योगिकीकरण और धन का बहिर्गमन इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ब्रिटिश भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कैसे हुआ, कृषि के वाणिज्यीकरण के पीछे अंग्रेज़ों का क्या उद्देश्य था, इसका भारतीय समाज और भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम डिटेल से इन पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़ने से पहले हम वाणिज्यीकरण क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो वाणिज्यीकरण को अगर हम मोटे तौर से समझें तो लाभ या नकद धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वाणिज्यीकरण कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। तो व्यापारिक मुनाफे को आधार बनाकर जब नकदी फसलों की खेती पर बल दिया जाता है, यानी कि नकदी फसलों के उत्पादन पर क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है और इसकी खेती को खाद्यान्न फसलों के ऊपर प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल कृषि का वाणिज्यीकरण जो है एक प्रोसेस है। इसमें पहले ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है और उनका उत्पादन किया जाता है जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो। तो होता क्या है कि इन फसलों के व्यापार से अत्यधिक मुनाफा प्राप्त किया जाता है, जैसे कि कपास हो गया, जूट, अफीम, अफीम का पौधा आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाय हो गया, नील की खेती, ये क्या है, ये सब नकदी फसलों के एग्जाम्पल हैं। कृषि के वाणिज्यीकरण में इन फसलों के उत्पादन पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया था और इनकी खेती और उत्पादन के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था, भारतीय किसानों को मजबूर किया था, यानी कि अंग्रेज़ जबरन भारतीय किसानों से इन नकदी फसलों की क्या कराते थे, खेती कराते थे। फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल में कृषि के वाणिज्यीकरण की शुरुआत कैसे हुई उसे समझने से पहले हम खाद्यान्न फसलों और नकदी फसलों के बीच के अंतर को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम खाद्यान्न फसलों के बारे में समझ लेते हैं। तो पारंपरिक फसलें जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, मोटे अनाज और दालों को मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों की श्रेणी में रखा जाता था, अर्थात वे फसलें जिनका उपयोग किसान सीधे खाने के लिए करता था, उनको किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती थी। इन फसलों को क्या कहा जाता था, खाद्यान्न फसलें। अब नकदी फसलें वे फसलें होती थी जिनका उपयोग सीधा खाने में ना करके बल्कि चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता था, यानी कि इन फसलों को एक प्रोसेस के तहत उपयोग करने हेतु बनाया जाता था। जैसे कि भाई, अगर आपको चीनी चाहिए तो गन्ने का उत्पादन किया जाता था, गन्ने को एक प्रोसेस के तहत चीनी में कन्वर्ट किया जाता था। वस्त्र उद्योग के लिए कपड़ा बनाना है तो उसके लिए कपास का उत्पादन किया जाता था, फिर कपास को एक प्रोसेस के तहत उससे धागा बनाया जाता था, उन धागों से कपड़े का निर्माण होता था। अगर कपड़ा उद्योग के लिए रंग की ज़रूरत है तो नील की खेती की जाती थी। इस नील को एक प्रोसेस के तहत उपयोग करने हेतु बनाया जाता था। पैकेजिंग के लिए अगर जूट के बोरों की आवश्यकता है तो उसके लिए जूट का उत्पादन किया जाता था। इन जूट को एक प्रोसेस के तहत इनसे फिर बोरों का निर्माण किया जाता था जिनमें सामानों की पैकिंग की जाती थी। चाय के पत्तियों की प्रोसेसिंग करके इसको पीने योग्य बनाया जाता था, यानी कि नकदी फसलें वे फसलें हैं जिनको एक प्रोसेस के बाद उपयोग करने हेतु बनाया जाता था। तो आप यहाँ पे खाद्यान्न फसल और नकदी फसल के बीच के अंतर को समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसको समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया था वह सही था या गलत था। क्योंकि कई भारतीय इतिहासकार और राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश काल में कृषि के वाणिज्यीकरण को किसानों के लिए और भारतीय समाज के लिए शोषणकारी मानते थे या इसको बहुत नेगेटिव वे में दिया जाता था। तो ऐसा क्यों था, हम पहले उसको समझ लेते हैं। भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण जो है प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या मुख्य कारण था
कि ब्रिटिश काल में कृषि के वाणिज्यीकरण को इतना नेगेटिव वे में लिया जाता था, क्योंकि भाई भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण तो औपनिवेशिक काल के पहले से भी देखा गया है और वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है कि सरकार कृषि के कमर्शलाइजेशन पर काफ़ी ध्यान देती है और किसानों को प्रोत्साहित भी करती है और उनके लिए कई योजनाएं भी चला रही है। तो औपनिवेशिक काल से पहले या वर्तमान के समय में कृषि के वाणिज्यीकरण और ब्रिटिश काल में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, उन दोनों के बीच क्या सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस था उसको हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें औपनिवेशिक काल के पहले की, तो उस समय जो है कृषि ही आय का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी और भारत का जो ग्रामीण समाज था वह एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी यानी कि आत्मनिर्भर समाज में लोग रहते थे। किसान अपनी स्वेच्छा से या थोड़े बहुत व्यापार या धन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी फसलों का उत्पादन करते थे, लेकिन अपनी स्वेच्छा से। ऐसा नहीं था कि किसी शासक या राजा द्वारा किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए बाध्य किया जाता था। किसान स्वेच्छा से इन फसलों का उत्पादन करता था। और अगर वहीं वर्तमान समय में देख लें तो आज भी किसान नकदी फसलों का उत्पादन क्या करता है, अपनी स्वेच्छा से करता है, बल्कि इनकी पैदावार तथा किसानों को इन फसलों का अच्छा मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चलाती हैं। और सरकार की इन योजनाओं को किसानों की भलाई तथा उनके विकास की दृष्टि से देखा जाता है कि भाई किसानों का डेवलपमेंट हो, किसान आत्मनिर्भर बने, उसके लिए सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही हैं जिससे कि किसानों की आय तथा समृद्धि बढ़े, है ना। तो ब्रिटिश काल में जब ब्रिटिश सरकार ने कृषि के वाणिज्यीकरण पर जोर दिया तो भाई वो क्यों गलत था, उसका हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्तमान समय में कृषि की कमर्शलाइजेशन तथा ब्रिटिश काल में कृषि के वाणिज्यीकरण के बीच जो मेन फ़र्क दिखाई देता है वो किसका है, नीयत का, यानी कि इंटेंशन का। अगर हम बात करें वर्तमान समय की, तो सरकार जहाँ किसानों की भलाई व समृद्धि के लिए कि भाई किसान संपन्न हो, किसानों की आय बढ़े, इस उद्देश्य से कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए कई तरह के प्रोग्राम और सरकारी योजनाएं चला रही है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ ब्रिटिश काल में जो कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, वह भारतीय किसानों की स्थिति सुधारने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि अंग्रेज अपनी औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण को क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कि कृषि के वाणिज्यीकरण को लागू किए थे, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ना कि भारतीय किसानों की स्थिति सुधारने के लिए किए थे। तो क्लास में हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि ब्रिटिश काल में जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था उसको भारतीय इतिहासकार और जो राष्ट्रवादी नेता हैं वो गलत क्यों मानते थे, वह आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपका एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई कहीं आप कृषि के वाणिज्यीकरण से यह ना समझ रहे हों कि खेती के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार हुआ हो या कोई वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ हो जिससे कि खेती करने में आसानी हो गई हो या किसानों की पैदावार बढ़ गई हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके विपरीत वैज्ञानिक अनुसंधान और नई मशीनों का आविष्कार तो हुआ था, लेकिन वो कहाँ हुआ था, कृषि के क्षेत्र में नहीं हुआ था, बल्कि विनिर्माण के क्षेत्र में हुआ था। किसके क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में। यानी कि कच्चे माल से जब वस्तुओं का निर्माण किया जाता था तो उसके लिए जिन पारंपरिक मशीनों का प्रयोग किया जाता था, उन मशीनों की जगह अब किसने ले लिया था, नई तकनीकी और नई मशीनों ने ले लिया था, जिससे कि कच्चे माल की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई थी। अब कच्चे माल की बढ़ी हुई आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ प्रमुख फसलों की खेती पर जोर दिया गया और इनके उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया गया। अर्थात खेती का उद्देश्य अब केवल भरण पोषण के लिए नहीं रह गया था। खेती करने का उद्देश्य अब बड़े बड़े उद्योगों के लिए कच्चे मालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था, जिसके लिए कुछ प्रमुख फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसे ही क्या कहा गया, कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना। इन प्रमुख फसलों में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूट, कपास, नील,
चाय, कॉफ़ी, इन फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया गया, जिससे कि कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित करने वाले क्या क्या कारक थे या इसके क्या उद्देश्य थे। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीतियों ने कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। औद्योगिक क्रांति की ऐसी क्या आवश्यकताएं थीं जिनकी पूर्ति के लिए कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया गया। अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रभावित किया। 1833 के चार्टर एक्ट ने कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण को डायरेक्टली प्रभावित किया, उसके बारे में भी हम डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीतियों ने कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। हालांकि हमने पिछली 3-4 क्लासेस में ब्रिटिशकालीन भू राजस्व नीतियों के बारे में बहुत ही डिटेल से कवर किया है। अगर आप लोगों ने भू राजस्व संबंधी वीडियोज़ नहीं देखे तो उसको एक बार जाके ज़रूर देख लें। तो ब्रिटिशकालीन भू राजस्व की नीतियों ने कैसे भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया, इसको हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। पहला, ब्रिटिश आवश्यकताएं कि भाई ऐसी कौन सी ब्रिटिश आवश्यकताएं थी जिन्होंने कृषि के वाणिज्यीकरण को प्रेरित किया। तो पहला पॉइंट है औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों को अपनी औपनिवेशिक आवश्यकताएं जैसे कि व्यापार में निवेश करने के लिए, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को पूरा करने के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों की पूर्ति के लिए कंपनी को क्या बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती थी। तो इस बढ़ती हुई धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की, जिससे कि वो क्या करें, अधिक से अधिक धन को वसूल सकें और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, औपनिवेशिक आवश्यकताओं की क्या कर सकें, पूर्ति कर सकें। और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इस बात पर भी फोकस दिया कि किसानों से ज़्यादा जो है नकद भू राजस्व वसूलें, यानी कि कैश क्रॉप की वसूली की जाए या नकद धन की वसूली की जाए। भाई, कैश क्रॉप की वसूली पर अंग्रेज़ों ने इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि इन फसलों की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी और इनसे अधिक मुनाफा भी प्राप्त होता था। और दूसरी बात यह भी थी कि इनके ट्रेड में बहुत ही आसानी होती थी। अगर ट्रेड के बाद अगर ये फसलें बच जाती थी तो इनको क्या करते थे, वो आसानी से ब्रिटेन भी भेज सकते थे। तो अंग्रेज़ों की इन आवश्यकताओं ने क्या किया, नकदी फसलों के उत्पादन यानी कि कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। अब हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि भाई भारतीय किसानों की ऐसी क्या व्यवस्था थी जिससे कि वह नकदी फसलों के उत्पादन के लिए मजबूर थे। तो भारतीय किसान कठोर व ऊंची भू राजस्व की मांग की पूर्ति के लिए नकदी फसलों की खेती करने के लिए क्या थे, विवश थे। ऐसा क्यों था? भाई, किसान भी ऐसी फसल अगर पैदा करेगा जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो तो उसको अपनी फसल के बदले ज़्यादा धन प्राप्त हो सकेगा, जिससे कि वह भू राजस्व की जो मांग है यानी जितना भू राजस्व देना है भू राजस्व की अदायगी भी कर सकेगा और अपनी ज़रूरत को भी पूरा कर सकेगा। इसलिए धीरे धीरे भारतीय किसानों ने भी नकदी फसलों के उत्पादन की तरफ रुख किया। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने प्रारंभिक चरण में अधिकतम भू राजस्व के संग्रहण तथा भारतीय किसानों को भू राजस्व देने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को इंट्रोड्यूस किया, जिससे भारतीय समाज में नकदी अर्थव्यवस्था की धीरे धीरे शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की बढ़ती आवश्यकता ने कैसे भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटेन में 1780 से 1850 का दशक औद्योगिक क्रांति का दशक था, जिसका प्रभाव सबसे पहले किस पे पड़ा? टेक्सटाइल उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग में देखने को मिला। यह नई नई मशीनों का और नई नई तकनीकियों का दौर था, जिसने परंपरागत टेक्सटाइल उद्योग का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया। हुआ क्या कि पुरानी और परंपरागत जो मशीनें थी उनकी जगह अब नई तकनीकी और नई मशीनों ने ले लिया था, जिसने हथकरघा उद्योग तथा हस्तशिल्प उद्योग की उत्पादन क्षमता को पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ा दिया।
अब इन नई मशीनों ने उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ा दिया उसको समझ लेते हैं। तो कपास से कपड़ा बनाने का प्रोसेस जो था वह बहुत ही टाइम टेकिंग और मेहनत वाला होता था। इसमें कपास की कटाई करके पहले धागों का निर्माण किया जाता था और फिर उन धागों से कपड़ों का निर्माण किया जाता था, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा समय और कई कारीगरों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन नई मशीनों के आने से क्या हुआ कि जो उत्पादन पूरे दिन में हुआ करता था वह अब कुछ ही घंटों में होने लगा। यानी कि इन मशीनों ने वस्त्र उद्योग की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। अब उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ, कच्चे माल की जो ज़रूरत थी, यानी कि कपास की जो ज़रूरत थी वह पहले की अपेक्षा में बहुत बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा कि ब्रिटेन इस कच्चे माल की ज़रूरत को स्वयं पूरा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन में तो कपास की खेती होती नहीं थी। ब्रिटेन कपास के लिए पूरी तरह से अपने दो प्रमुख औपनिवेशिक देशों पर, अमेरिका और भारत पर निर्भर था। हालांकि कपास का अधिकांश हिस्सा वह अमेरिका से ही आयात करता था, क्योंकि अमेरिका की कपास की जो गुणवत्ता थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो उससे अच्छे वस्त्रों का निर्माण होता था। तो इस तरह प्रारंभिक दौर में औद्योगिक क्रांति की कच्चे माल की आवश्यकताओं की पूर्ति ने भारत में कृषि के, यानी कि मुख्य रूप से कपास की खेती को बढ़ावा दिया। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि 1861 के अमेरिकी गृह युद्ध ने कैसे भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। तो 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत से पहले ब्रिटेन जो है कपास का अधिकांश हिस्सा कहाँ से आयात करता था? अमेरिका से आयात करता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका की कपास की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए अधिकांश हिस्सा जो है ब्रिटेन अमेरिका से आयात करता था। लेकिन जब 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई, तब अमेरिका कपास की मांग को पूरा करने में असमर्थ था। और जब अमेरिका कपास की इन मांगों को पूरा नहीं कर पाया, तब ब्रिटेन ने जो है कपास की आपूर्ति के लिए किसका रुख किया? भारत की तरफ रुख किया। या तो ऐसी क्या कंडीशन थी कि भाई ब्रिटेन जो है भारत से कपास आयात करने की सोच रहा था? तो कपास के उत्पादन के लिए जो उपयुक्त जलवायु चाहिए, वह जलवायु भारत के जो दक्कन का क्षेत्र था, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो भारत के क्षेत्र थे वह कपास की खेती के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त थे। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो भारत के दक्कन वाले क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल ही अनुकूल थी कपास के उत्पादन के लिए। अब क्या हुआ कि दक्कन के क्षेत्र में कपास की खेती, कपास के उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा, किसानों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। उनको सेठों साहूकारों ने एडवांस में पैसा देने की शुरुआत कर दी, भाई कपास की खेती करो, जिससे ब्रिटेन में टेक्सटाइल उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह अमेरिकी गृह युद्ध ने तथा औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक स्पर्धा या ब्रिटेन, भारत और चाइना के बीच त्रिकोणीय व्यापार ने कैसे भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, आरंभिक दौर में जब अंग्रेज भारत में आए थे, तब उनको भारत से आयात के बदले भारी मात्रा में सोना और बुलियंस देना पड़ता था। यानी कि ब्रिटेन जब भारत से गरम मसाले या अन्य वस्तुओं का आयात करता था, तो उसके बदले ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में धन भारत को देना पड़ता था। और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में चाय की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिससे चाय की मांग बहुत ही बढ़ गई। और इस चाय के लिए ब्रिटेन जो है पूरी तरह से किस पर निर्भर था? चीन पर निर्भर था। यानी कि चीन से वह चाय का आयात करता था।
अब इस आयात के बदले ब्रिटेन को भारी मात्रा में बुलियन, जो कि इंग्लिश करेंसी थी, इसके अलावा ब्रिटेन के पास देने के लिए और कुछ भी नहीं था। तो इधर भारत से आयात की गई वस्तुओं के बदले ब्रिटेन सोना और बुलियन दे रहा था, और चाइना से चीन के आयात के बदले भी ब्रिटेन को पैसा और सोना देना पड़ता था। वहीं ब्रिटेन की जो सरकार थी वह बुलियन के बढ़ते हुए निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। अब ब्रिटेन को एक ऐसा विकल्प ढूंढना था जिससे कि वस्तुओं का आयात भी किया जाए और ब्रिटेन से सोना या करेंसी भी ना देना पड़े। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने भारत में जो है अफीम के उत्पादन पर जोर दिया और चीन से चाय के आयात के बदले जो है भारत में पैदा होने वाली अफीम को कहाँ निर्यात करने लगा? चीन। अब इस अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उस पैसे से ब्रिटेन चाइना से चाय ले आता था। धीरे धीरे चाइना में भारत में पैदा होने वाली अफीम की जो डिमांड थी वह काफ़ी बढ़ने लगी। अब ब्रिटेन इसके बदले चाइना से भी ऊंची कीमतें लेने लगा और इसी पैसे से वह चाय भी आयात करने लगा और बचे हुए पैसे से वह ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। ब्रिटेन की इस नीति ने भारत, इंग्लैंड और चाइना के बीच विकसित जो व्यापार की पारंपरिक शैली थी उसको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहाँ पहले ब्रिटेन को भारी मात्रा में करेंसी और गोल्ड देना पड़ता था, वहाँ अब इस त्रिकोणीय व्यापार के चलते ब्रिटेन से बुलियंस का निर्यात बिल्कुल बंद हो गया था। ब्रिटेन भारत में पैदा होने वाली अफीम और कपास को बेचकर चाय का भी आयात कर ले रहा था और ब्रिटेन की अन्य औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा था। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस त्रिकोणीय व्यापार व्यवस्था ने ब्रिटेन से चीन के साथ व्यापारिक संबंध को एक संतुलन प्रदान किया तथा चीन से व्यापार के बदले बुलियंस यानी कि ब्रिटिश पैसा भेजने की समस्या का भी समाधान ढूंढ लिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिश काल में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था वह क्या सही था या गलत था। तो अब आप ही बताइए कि भारत में पैदा की जा रही अफीम जिसको ब्रिटेन चीन को बेच रहा है और प्राप्त पैसे से वह ब्रिटेन की आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात कर रहा है, यानी कि जिस पैसे से भारतीय किसानों और भारत की स्थिति में सुधार करना चाहिए उस पैसे से ब्रिटेन जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो अब आप ही सोचिए कि ब्रिटिश काल में जो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया क्या वह सही था या गलत था। तो फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट ने कैसे भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया। तो फ्रेंड्स, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। यानी कि ब्रिटेन की जो अन्य दूसरी व्यापारिक कंपनियां थीं उनके लिए भारत में व्यापार का रास्ता अब खुल गया था और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार बचा हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया गया और दूसरा प्रावधान किया गया कि अंग्रेज़ों को भारत में आने, यहाँ पर रहने और भूमि खरीदने की भी अनुमति दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट बेस कृषि की शुरुआत कैसे हुई। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जब ब्रिटेन के व्यापारियों और पूंजीपतियों को भारत में रहने तथा भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ तो अंग्रेज़ व्यापारी भारत आए और उन्होंने यहाँ पे ज़मीनें खरीदी। अब उस ज़मीन पर वे व्यापारी या पूंजीपति तो खेती करेंगे नहीं,
इन ज़मीनों पर खेती करने के लिए उन्होंने भारतीय किसानों से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब किसानों को इन व्यापारियों या बागान मालिकों के अनुसार क्या करना पड़ता था, खेती करनी पड़ती थी। और ये यूरोपीय बागान मालिक भारत में आए थे, इनका उद्देश्य था लाभ कमाना। तो लाभ कमाने के लिए इन्होंने भारतीय किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य किया या उनको मजबूर किया जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो और उसके व्यापार से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो। जैसे कि चाय की खेती हो गई, अफीम की खेती हो गई, नील की खेती हो गई। तो इन फसलों के व्यापार में अंग्रेज व्यापारियों को अत्यधिक मुनाफा प्राप्त होता था। हालांकि भारतीय किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो बागान मालिकों की इच्छा के अनुरूप उनको खेती करनी पड़ती थी। कृषि में इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ने कैसे भारतीय किसानों का शोषण किया उसको भी हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के समाप्त होते ही इसका क्या परिणाम हुआ कि कई अन्य दूसरी व्यापारी कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई, जिससे भारत में चाय के उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा मिला। वो कैसे, उसको हम समझ लेते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत में एक ही व्यापारी कंपनी थी तो वह भाई सभी जगहों पर क्या कर रही थी, ध्यान नहीं दे पा रही थी। जैसे चाय की आपूर्ति के लिए उस समय ब्रिटेन किस पर निर्भर था, चीन पर निर्भर था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अन्य यूरोपीय कंपनियां भी क्या की, भारत आईं। और उनमें से कुछ कंपनियों का ध्यान चाय के उत्पादन पर भी गया, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र जैसे आसाम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो थी वो चाय के उत्पादन के लिए बिल्कुल ही क्या थी, उपयुक्त थी। जिसके परिणाम स्वरूप हमको 1835 में प्रथम चाय बागान देखने को मिला और 1837 में भारत में प्रथम चाय कंपनी की भी स्थापना हुई। तो इस तरह 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में नकदी फसलों के वाणिज्यीकरण, उनकी खेती को एक व्यापारिक स्वरूप प्रदान किया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटेन जो कभी चाय के आयात के लिए चीन पर निर्भर रहा करती थी, उस चाय का उत्पादन भी अब ब्रिटेन ने कहाँ शुरू कर दिया, भारत में शुरू कर दिया। तो इस तरह 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा दिया और भारत में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती की नींव रखी। तो फ्रेंड्स, आने वाली क्लास में हम कृषि के वाणिज्यीकरण का भारतीय किसानों और भारतीय ग्रामीण समाज पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसके बारे में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है और कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज पर क्या सकारात्मक प्रभाव डाले उसको भी हम आने वाले वीडियो में एक साथ डिटेल में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो देखना आप बिल्कुल ही ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।